लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल भी है। हमें सर्कुलर मोशन स्टडी करने के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, उसकी वैल्यू कितना होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, इफ दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेदर इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस केस में हमने ये देखा था कि हर पार्टिकल को जो भी लीनियर एक्सेलरेशन होता है, that linear acceleration is always equals to tangential acceleration plus radial acceleration. Okay, so total linear acceleration is equals to the vector sum of these two acceleration. अब जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उस केस में ये दोनों लीनियर एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स वहां पे रहेंगे। अब ये इनकी डायरेक्शंस भी हमने डिस्कस किए थे। जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, this tangential acceleration it is along the tangent, this is the at, और जो भी radial acceleration होता है it is towards the center along the radius, this one is the ar. ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी पार्टिकल का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, मीन्स उसका जो भी एंगुलर वेलोसिटी वो कंटिन्यूसली अगर बढ़ता है विथ टाइम या कम होता है विथ टाइम, तो उस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। उस केस में ये दोनों कंपोनेंट जो भी है एक्सेलरेशन की वो रहेंगे, मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा और रेडियल एक्सेलरेशन भी रहेगा। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। सो दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at it is equals to dv by dt, the rate of change of speed of that particle with time is equals to tangential acceleration. और जो भी रेडियल एक्सेलरेशन है, सो दिस रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इनटू r। ओके, अब यहाँ पे दोनों के इक्वेशंस हम लिख चुके हैं। अब सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सो दिस dv by dt दिस इज नॉट अ rate of change of velocity with respect to time, it is a rate of change of speed with respect to time. Okay, अगर ऐसा इमेजिन करके चलिए कि जो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उस केस में फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजेस विथ टाइम, सो dv by dt की वैल्यू 0 आएगा। मींस उस केस में यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो रहा है तो उस केस में रेडियल एक्सेलरेशन तो 100% रहेगा। मीन्स दो टाइप के मोशंस पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फर्स्ट वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चाहे वो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो या डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो। उन दोनों केस में at की वैल्यू और ar की वैल्यू कैसे रहेगा वो हमने डिस्कस किया था। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, मींस v दैट इज द स्पीड इज कांस्टेंट विथ टाइम, तो उस केस में ar की वैल्यू यहाँ पे रहेगा, at की वैल्यू 0 रहेगा। तो हमने ये देखा है कि दोनों केस में ar की वैल्यू है, दोनों केस में ar की वैल्यू है, मींस रेडियल एक्सेलरेशन वहां पे रहेगा ही रहेगा। इस रेडियल एक्सेलरेशन को ही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। चाहे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहिए या रेडियल एक्सेलरेशन कहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मींस द एक्सेलरेशन इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ओके, तो यहाँ पे दोनों केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए आर रहेगा ही रहेगा, मींस उसका तो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब इस ए आर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, हम ए टी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे।
अब जो भी ए आर है दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन या उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर. व्हाट इज वी? इट्स अ स्पीड. व्हाट इज आर? इट्स अ रेडियस ऑफ दैट सर्कल, सॉरी सर्कुलर पाथ. जिस सर्कुलर पाथ में वो पार्टिकल मूव हो रहा है उसका वो रेडियस है. ओके अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके अब यहां पे थोड़ा देखिए कि आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं. सो पार्टिकल यहाँ पे है, वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब आप यहाँ पे खड़े होके आप उसको देख रहे हो. ओके जस्ट उसको फोकस कर रहे हो तो आपको ये दिख रहा है कि उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी हो रहा है. और जो भी एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. मींस जब आप इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर यानी खड़े होके देख रहे हैं आप उस पार्टिकल के मोशन को. ओके तो उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है. और सर्कुलर मोशन जब भी हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे एक एक्सेलरेशन है, दैट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन. मींस द सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. और उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है? वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर इनटू आर. What is v? It's a linear velocity. What is omega? It's a angular velocity. Sorry, angular speed या linear speed. उसको हम speed के टर्म में ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं. So v is a linear speed, omega is a angular speed. जब आप inertial frame of references को देख रहे हो तो ये हमें ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी सर्कुलर मोशन इस पार्टिकल का हो रहा है, दिस वन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. उस पार्टिकल के ऊपर हर वक्त उसका एक्सेलरेशन हो रहा है और वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो भी होता है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. और कितना एक्सेलरेशन है? दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए आर व्हिच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. मींस जब भी किसी पार्टिकल का मोशन हो रहा है सर्कुलर पाथ पे, दैट इज अ सर्कुलर मोशन, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन. ओके अब वो एक्सेलरेटेड मोशन है मींस वहां पे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है. मींस व्हाट? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर उस पार्टिकल का मास अगर हम m कंसीडर करते हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया है विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. अब उसका मास अगर हम m कंसीडर करते हैं तो उस पार्टिकल के ऊपर हर वक्त एक फोर्स एक्ट हो रहा है. दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल्स टू m इनटू a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे v स्क्वायर बाय r. सो दिस फोर्स which is acting on that particle which is performing circular motion is called as an centripetal force. ओके तो हमेशा याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन होने के लिए किसी भी पार्टिकल का उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है दैट फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. So that force is called as an centripetal force. जब भी कहीं पे भी किसी भी केस में सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है. चाहे व्हीकल एक रोड टर्न कर रहा है टर्निंग पे, तो वहां पे सर्कुलर आर्क का ही पाथ आ गया है, उस व्हीकल के ऊपर भी सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होना ही चाहिए, तब जाके वो रोड पे मूव होगा. ओके अदरवाइज स्ट्रेट चला जाएगा. तो इसको और डिटेल में समझने के लिए यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं. यहां पे हम एग्जांपल कुछ इस तरीके का कंसिडर करेंगे. मान के चलिए कि एक पार्टिकल है जिसका मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है. ओके एक पार्टिकल है हैविंग मास m. सो इस पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में. ऑलरेडी मोशन में है पार्टिकल इस डायरेक्शन में. जब वो इस डायरेक्शन में मोशन में है तब मान के चलिए कि उसकी जो भी वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू v.
v इतनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ओके, सो जो भी पार्टिकल आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितना है v, उस पार्टिकल का मास कितना है m। अब ऐसे केस में अगर हम बाहर से, जैसे वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा इस पॉइंट पे, तो हम एक्सटर्नल एक फोर्स अप्लाई कर देंगे इस पॉइंट के ऊपर, एक्सटर्नल कुछ फोर्स अप्लाई कर देंगे। पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में था, वो सीधा जा रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो ए पार्टिकल इज इन मोशन, इट इज कंटिन्यूस इन अ मोशन। उसी मोशन के स्टेट में वो रहेगा, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो मोशन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए इस पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है कुछ इस तरीके का, और हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, जैसे हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा। जब भी हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल के ऊपर, तो उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा पार्टिकल का, इस फोर्स की वजह से पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ओके, इस इंस्टेंट पे हमने फोर्स कर दिया, अप्लाई किया, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे ही पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उतना ही फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल की वेलोसिटी को वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल का और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पार्टिकल का डायरेक्शन और चेंज हो जाएगा। इट इज लाइक दिस वन। ओके, सो इस डायरेक्शन में वो जाएगा। लेकिन जैसे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, उस वक्त हम और एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो दिस इज द अनदर फोर्स। तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इस फोर्स की वजह से देखिए पार्टिकल पहले सीधा जाना चाहता था, पार्टिकल पहले सीधा जाना चाहता था, लेकिन हम ये फोर्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। तो इस फोर्स के कारण उसका डायरेक्शन चेंज होगा उस पार्टिकल का। सो स्पीड उतना ही रहेगा, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पार्टिकल का मोशन जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। ओके, लाइक दिस वन। अब हम क्या करेंगे, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल का और डायरेक्शन चेंज होगा, लाइक दिस वन। और जैसे फोर्स अप्लाई और पार्टिकल को फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हर वक्त हम ये देख सकते हैं कि पार्टिकल जो भी है, दैट पार्टिकल इट इज मूविंग लाइक दिस वन। जैसे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल का डायरेक्शन और चेंज होगा, पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस वन। जैसे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल का डायरेक्शन और चेंज होगा, इट इज मूविंग लाइक दिस वन। ओके, सो देखिए, और यहाँ पे जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल निकल चुका है इस फोर्स की वजह से, तो पार्टिकल सीधा जाना चाहता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, पार्टिकल और इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इतना इस केस में इतना याद रखिए कि जहां जहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहां वहां उस पार्टिकल के वेलोसिटी को वो फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर है। ओके, अगर यही फोर्स हम हर इंस्टेंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस पार्टिकल का जो भी मोशन हो सकता था, इट इज लाइक सर्कुलर मोशन। अगर हर इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस पार्टिकल के वेलोसिटी पे, तो उस पार्टिकल का जो भी मोशन होगा, इट इज लाइक अ सर्कुलर मोशन। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसके वजह से उसका सर्कुलर मोशन बन रहा है। अगर किसी भी इंस्टेंट पे, मान के चलिए कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां तक पहुंचा था, अब इस इंस्टेंट पे अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो पार्टिकल सीधा चला जाएगा उतने वेलोसिटी से जितने वेलोसिटी से वो जा रहा था। अब इस डिस्कशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर वो मोशन कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस इंस्टेंट पे उस पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी रहेगा, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। ओके, अगर वो कंटिन्यू सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन।
यानी इस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है। ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है इस केस पे भी आप देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो इतना हमें याद रखना है कि जब भी किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पेशली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हर इंस्टेंट के ऊपर उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, इट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ along the radius towards the center। ओके, सो इस तरीके से हम सेंट्रिपिटल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स है, जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स है, दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। आप ऐसे लिख सकते हो उसको, जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर इतना फोर्स एक्ट होगा। व्हाट इज m? इट इज अ मास ऑफ दैट पार्टिकल। What is v? V is the speed of that particle, r is the radius of that particle। अगर आपको वेलोसिटी नहीं दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे, सो m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हो। ओके, सो f इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। सो ये फॉर्मूलेस हमें यूज करने हैं सेंट्रिपिटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरीके से इस पार्टिकल के ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होता है। ओके, दैट इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे 100% एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स ये नए टाइप का फोर्स है क्या, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ओके, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, क्या इस टाइप का वो कोई स्पेशल टाइप का फोर्स है क्या? द आंसर इज दैट नॉट। सेंट्रिपिटल फोर्स कोई भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान के चलिए कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। आपने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द एटम, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ओके, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों में ओके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी एक्ट होता है, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल, जो कि न्यूक्लियस यहाँ पे फिक्स है एक जगह पे, और इलेक्ट्रॉन जो भी है वो सर्कुलर पाथ कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मोशन जो भी हो रहा है, दैट इज द अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 100% हर वक्त एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एन सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है इस केस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड सेंट्रिपिटल फोर्स ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग फोर्स वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो इस केस में जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है, दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं, तो सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये रहा और इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा। अगर ये हम देखते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमेशा हर इंस्टेंट पे लीनियर वेलोसिटी को सेंट्रिपिटल फोर्स ये परपेंडिकुलर होता है, इतना हमें याद रखना है। ये था मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, जिसमें सेंट्रिपिटल फोर्स का काम या रोल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर दैट सर्कुलर मोशन। अब मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अब इसमें भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जो भी अर्थ अराउंड सन रिवॉल्व हो रहा है, तो इस अर्थ का सर्कुलर मोशन हो रहा है अराउंड द सन। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे जो भी प्रोवाइड किया जाता है, इट इज अ फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G, that is the universal gravitational constant, into the mass of the earth into mass of the sun upon
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, हम इसको कहेंगे। सो यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ अराउंड सन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग। अगर किसी स्टोन को किसी स्ट्रिंग से हमने बांध दिया और उसको ऐसे घुमाया, तो उस केस में उस स्टोन का सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो वो सर्कुलर मोशन अब कौन सॉरी वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स उस स्टोन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आंसर इज दैट इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट टेंशन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस स्टोन सो दैट इट कैन रिवॉल्व इजीली द सर्कुलर मोशन। ये इजीली सर्कुलर मोशन कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे टेंशन जो भी है उस स्ट्रिंग में, दैट टेंशन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है। यानी इस स्टोन को इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसके मदद से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, यानी टेंशन की वजह से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण उसका सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा है। मीन्स जिस जिस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। मोशन ऑफ स्विंगर। ओके, तो आपने अम्यूजमेंट पार्क में देखा होगा, वहां पे स्विंगर्स जो होते हैं। तो यहाँ पे अगर इस व्यक्ति का जो इस पे बैठा है चेयर पे, ओके, जो कि एक स्ट्रिंग्स के सहायता से यहाँ पे वो टाई है, तो जब भी ये पूरा घूमता है तो ये भी घूमेगा, और जैसे जैसे घूमता है तो इसका जो भी रेडियस है इसके सर्कुलर पाथ का, वो बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो भी फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके इस व्यक्ति का अलॉन्ग विथ चेयर वहां पे सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर एक बार इमेजिन कीजिए कि ये स्ट्रिंग टूट गए किसी कारणवश, अगर टूट जाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगा। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद होता है, तो उस व्यक्ति का जो भी मोशन होगा वो सीधा चला जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसमें मोशन होगा। सो दिस इज अबाउट द दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो हमने इस लेक्चर में ये स्टडी किया है कि व्हाट इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन किया है। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ओके, तो इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना याद रखिएगा कि जब भी किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उस वक्त उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। अगर वहां पे सर्कुलर मोशन नहीं हो पाता है, मिस प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोनिकल पेंडुलम और एक एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।